चक्कर क्या है, दो तरीके के अमेंडमेंट आए, एक कोविड-19 के कारण भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि 23 मार्च को हम लॉकडाउन में चले गए थे। सो 23 मार्च टू 31 मार्च बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने थे लोगों को, LIC के या और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, वो सब हेल्ड हो गए। सेकंड, अगर कोई भारत से बाहर से आया था स्टे के लिए इंडिया में, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं और विदेश से भारत में विजिट करने आते हैं और 60 डेज और मोर आप प्रीवियस ईयर में रुक जाते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था। बट 23 मार्च से 31 मार्च कुछ लोग आए नहीं थे इंटेंशन से कि वो 60 दिन भारत में रुके, बट यहाँ पे वो लॉक्ड हो गए, क्वारंटाइन होना पड़ गया, कुछ को भारत के बाहर नहीं जा पाए। तो उस केस में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा? सेकंड, डिडक्शंस क्लेम करने के लिए 31 मार्च की तारीख 30 जून कर दी गई। आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई भी चीज, मैं सिर्फ अभी सुन लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कोविड-19 के कारण क्या क्या अमेंडमेंट आए? सर हिया को ऐड कर लीजिए। हिया को ऐड कर लूं? कर लेता हूँ। यस। ऐसा नेक काम सभी बच्चे बीच बीच में करते रहे, अगर वो देखें कोई बच्चा वेटिंग में है तो मुझे बता दें। तो हिया आ रही है, चलिए। तो कोविड-19 के कारण, पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, कोविड-19 के कारण कुछ अमेंडमेंट हुए और कुछ फाइनेंस एक्ट के कारण अमेंडमेंट हुए। तो फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट्स ICAI और ICSI ने कहा कि हम कवर कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं ऐसा नहीं बोला उन्होंने, डेट निकाला जिसमें सिर्फ फाइनेंस एक्ट के, जस्ट वेट, तो जो अकाउंट्स के पेपर है वहां पे कोविड-19 के अमेंडमेंट्स भी हैं। तो कुछ नहीं पता ICAI ICSI अभी 15-10 दिन बाद कोविड-19 के अमेंडमेंट्स भी आपको बोले, तो मैं सिर्फ एक ब्रीफ कर देता हूँ। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था, 23 मार्च को ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हो गया टू 31 मार्च। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारे पास जो डेडलाइन थी 31 मार्च 2020 तक, हम किस फाइनेंशियल ईयर के लिए काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 1920, तो 31 मार्च 20 तक जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते, क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट, उनकी हम डिडक्शंस क्लेम करते। बट क्या हुआ, 23 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन हो गया, जिस वजह से हम वो चीजें नहीं कर पाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी डेट 30 जून। तो एक पहला अमेंडमेंट याद रखना है कि अगर कोई डिडक्शन 30 जून 2020 तक भी अगर लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो दैट इज अ क्वालिफाइंग डिडक्शन। 19-20 के लिए क्या है, कोई इसमें डाउट? सेकंड, एक आपको ध्यान होगा, PM केयर एक फंड था जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कोविड-19 के लिए लोग आके आगे बढ़ के डोनेशंस करें और हम 100% डिडक्शंस देंगे 80G में। ठीक है, PM केयर में काफी लोगों ने करा भी था उस समय जब कोविड-19 का केस हुआ था। तो गवर्नमेंट ने ये 80G में एक अमेंडमेंट करा, जो हमारे पास नोटिफाइड फंड थे उनमें एक फंड और ऐड हो गया PM केयर, और इसके लिए भी डेडलाइन कब है, कब तक हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, दैट इज 30 जून। तो एक ये नया इंसर्शन हुआ। थर्ड, जो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर विदेश में कोई लोग रह रहे हैं और वो भारत में विजिट के लिए आते हैं, तो उसके लिए जो एक पीरियड ऑफ स्टे जो काउंट होना था, वो 23 मार्च से 31 मार्च तक का पीरियड भारत में स्टे का काउंट नहीं किया जाएगा, जस्ट टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। जो विदेश में भारत लोग रह रहे थे वो भारत में आए, इंटेंशन उनकी क्या थी कि वो 23 मार्च से पहले भारत के बाहर से चले जाएंगे, ये 24 या 25 मार्च को, लेकिन देश में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के कारण उन्हें भारत में रहना पड़ गया, जिस वजह से वो अननेसेसरी भारत में रुक गए या क्वारंटाइन हो गए। इस वजह से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस इफेक्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा विदेश से जो भी लोग इंडिया में आए हैं उनका ये पीरियड नॉट इंक्लूडेड माना जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सर आपने हमें कुछ लिखाया नहीं, एक्चुअली में कोविड-19 के 2-3 अमेंडमेंट्स थे जो मेरे हिसाब से टैक्सेशन अमेंडमेंट में आने चाहिए थे। अभी ICAI या ICSI हमेशा क्या करते हैं, 10-15 दिन पहले भी कोई अमेंडमेंट भेज देते हैं। तो मैंने आपको ये 3 अमेंडमेंट बता दिए, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है।
हो सकता है पेपर में पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, आपको पता होना चाहिए। यानी पहला हमारा अमेंडमेंट क्या हुआ, 30 जून हो गई 31 मार्च की जगह इन्वेस्टमेंट की डेट। अगर आप 30 जून तक भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशंस कुछ भी करते हैं तो दैट इज अ क्वालिफाइंग डिडक्शन, राइट। सेकंड हमारा क्या हुआ कि अगर 23 मार्च से 31 मार्च तक कोई भी विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं और उन्हें 23 मार्च से 31 मार्च भारत में रुकना पड़ गया बिकॉज लॉकडाउन हो गया, कोई फ्लाइट नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी, तो दैट पीरियड इज नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंशियल पीरियड इन इंडिया। एंड थर्ड, 80G में एक फंड ऐड हो गया, पीएम केयर फंड। इफ यू have made the deduction, have made the contribution in PM care fund by 30th June then you are eligible to get the deduction of 100%. कोई डाउट इसमें? तो these are the amendments due to COVID-19. These were not mentioned in Finance Act. ठीक, now Finance Act की वजह से जो amendments हुए, now we are coming to discuss that. Am I audible? Everyone is listening carefully. सबको आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। हिया जी लखनऊ से आप बाद में जुड़ी, तो आपको आ रहा है, क्लियर है वॉइस? यस सर। ठीक है। तो कोविड-19 के 3 अमेंडमेंट समझ में आई गए, कोई खास बात नहीं थी। नाउ देन अब हम बात चलते हैं बेटा सरचार्ज के ऊपर। एक अमेंडमेंट आया, मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं, इसको जरा नोट करेंगे प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। सरचार्ज के ऊपर है। एक्चुअली में आपको पता है हमारा 2019-20 में क्या था, इन्होंने कहा था कि अप टू 50 लाख रुपए जिनकी टीआई है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं टीआई और एक तरफ लिख रहा हूं रेट ऑफ सरचार्ज। 50 लाख तक पे कोई सरचार्ज नहीं था। अबव 50 लाख से अप टू 1 करोड़ क्या था, 10% सरचार्ज है। ध्यान है ना सरचार्ज की रेट। 1 करोड़ टू, बताइए क्या था, 2 करोड़, सर 15%। 15%, बहुत बढ़िया। 2 करोड़ टू 5 करोड़, 25%। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे को याद। अबव 5 करोड़ 37%। 37। These are the surcharge, that is tax on tax। और EC एजुकेशन सेस वगैरह जो है वो हमारा इसके बाद लगता है, सरचार्ज के बाद। ठीक, ये हमारी रेट्स थी। अब इन रेट्स में अमेंडमेंट क्या है वो समझने की कोशिश करिए। वो कहते हैं इफ टोटल इनकम इंक्लूड्स, प्लीज नोट करते रहिएगा, इनकम अंडर सेक्शन 111A और एंड या और इसके साथ 112A, then rates of surcharge are as follows. Rates of surcharge as follows. यानी मैं ये कह रहा हूं, अगर टोटल इनकम के अंदर कौन शामिल हुआ, 111A या 112A। 111A क्या था, लिस्टेड सिक्योरिटीज को पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता था सब्जेक्ट टू एसटीटी, और 112A क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता था। तो इनके रेट्स ऑफ इनकम टैक्स भी आपको याद होंगे। रेट ऑफ इनकम टैक्स इसका क्या है, 15%, और इसका क्या है, 10%। in excess of 1 lakh। इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। बहुत ही बढ़िया तैयारी है, बहुत ही बढ़िया तैयारी है। अब बेटे इसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं ये आप नोट कर लीजिएगा। आपके आईसीआई ने बड़ा घटिया एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, मतलब
लिखा है उसको इजी कर रहा हूँ मैं, जरा यहाँ देखिएगा। अप टू, ऑब्वियसली 50 लाख तो मैं लिखता नहीं, 50 लाख से ऊपर वाली बात लिख देता हूँ। अबव 50 लाख, से अप टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज लगेगा। अबव 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% लगेगा। अबव 2 करोड़ टू 5 करोड़, यहां पर अगर 2 करोड़ से ऊपर है, अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, अगर ये केस आता है प्लीज, तो आपको क्या करना है, 11A एंड 112A की इनकम पर तो लगाएंगे 15%, और अदर इनकम, और जो हमारी अदर इनकम है वो अगर अप टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 to 5 है तो 25, और अबव 5 है तो 37। मेरा मतलब यहाँ पे अबव 2 करोड़ का बस एक ही कॉलम बना लीजिए, 2 to 5 मत करिए, अबव 2 करोड़, अबव 2 करोड़ है तो ये वाला तो हमेशा 15 पे रुक जाएगा। यानी प्लीज समझिए, 111 ए और 112 ए अगर आपकी इनकम में शामिल है, और आपकी इनकम कुल मिला के, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, टीआई की, कुल मिला के मेरी टीआई सारी से सारी टीआई सिर्फ 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा, 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा। लेकिन टीआई अगर मेरी 2 करोड़ से ऊपर निकल गई तो मुझे देखना पड़ेगा 111A और 112A की अमाउंट कितनी है। जितनी भी टैक्स है बैठेगा इन पे, उस पर तो 15% ही लगेगा। यानी 111A और 112A का मैक्सिमम रेट क्या होगा सरचार्ज का, 15%। इसके अलावा जो भी इनकम बच गई, अदर इनकम, उस पे अप टू 2 करोड़ 15%, 2 to 5 करोड़ 25%, अबव 5 करोड़ 37%। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वॉइस में कोई इशू तो नहीं है, वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल जरा समझो। फॉर एग्जांपल, मेरी टोटल इनकम, नोट करते रहना, मेरी टोटल इनकम है, बाइफिकेशन बता देता हूँ, 11A 20 लाख, 112A 40 लाख, और अदर इनकम 30 लाख। अब मुझसे कहा जा रहा है कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स। तो अगर मैं देखूं तो मेरी टीआई कितनी हो गई, 90 लाख। यहां कोई समस्या नहीं है, 90 लाख हो गई तो मेरा सरचार्ज का रेट क्या होगा, माई टीआई अगर अप टू 1 करोड़ है, 50 लाख से अबव है, तो मेरा सरचार्ज रेट क्या होगा, 10%, इररेस्पेक्टिव किसके अंदर कौन कौन सी इनकम आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 90 लाख पे प्लीज जरा टैक्स निकालेंगे। 111A पे तो कितना निकलेगा, कितना हो गया बालक, 3 लाख। 112A पे कितना निकलेगा, 39 लाख इंटू 10%, 39 समझ में आ गया। और अदर इनकम पे जरा देखिए, 30 लाख है तो 10 लाख तक 1,12,500, अरे अप टू 2.5 लाख नेल, 2.5 से 5 तक 12,500, और वो 1 लाख सर एक बार है, 7,500 कितना हो गया, हेलो, 20 लाख पर 30%, 60,000, वो 6 लाख, और 1,12,500 अलग, जो 10 लाख तक हुआ, 7,12,500 जोड़ लीजिए।
यहां तक आ गया समझ में? 14,02,500। क्लियर है वॉइस? Yes, sir. ठीक है, 14,02,500 पर हमारा सरचार्ज क्या होगा बच्चों? बस ये बताना है। व्हाट इज सरचार्ज? दैट इज 10%। रीजन बिहाइंड सर 10%, आप प्रैक्टिकली देखिए, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ऊपर है, तो आप ये देखिए मत उसके अंदर कौन सी इनकम है, आप सीधे सरचार्ज क्या लगा दीजिए? 10%। बस जो भी आएगा 140,250, बाकी अलग लगाएंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 2? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपसे ये कहता हूं कि इसे मैं 20, इसे मैं 40 और इसे मैं 80 कर लेता हूं। ये कितना हो गया? 1,60,00,000। तो ऐसे में मेरा रेट ऑफ सरचार्ज क्या हो जाएगा? जो भी फाइनल टैक्स आएगा, इसका भी नोट कर लेते हैं। 20 लाख पे 15%, 3 लाख। 111A पे टैक्स कितना लगेगा? 3 लाख। 112A पे कितना लगेगा? 390। और अदर इनकम पे क्या लगेगा? अदर इनकम कितनी है? 80 लाख। तो अदर इनकम पे कितना लगेगा? 22,12,500, 29,02,500। और सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। क्यों सर सरचार्ज 15% लगेगा? बिकॉज क्या लिखा है कि अगर इनकम इसके अंदर फॉल करेगी तो सरचार्ज रेट क्या होगी? 15%। हमारी इनकम कितनी टोटल इनकम फॉल करी है? 1,60,00,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? एग्जाम्पल नंबर 3 लीजिए। ये 20, ये 40 और ये 1,80,00,000। ये 1,80,00,000। इन दिस केस टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,40,00,000। अब जैसे ही 2,40,00,000 हुई, 2,40,00,000 हुई, हम आ गए यहाँ पे, हमारी टोटल इनकम अबव 2 करोड़ हो गई। तो अब ऐसी कंडीशन पे हमें 111A और 112A पे जो टैक्स आएगा उस पे तो 15% सरचार्ज लगाना पड़ेगा, और अदर इनकम पे सरचार्ज लगाना पड़ेगा। डिपेंड्स कि हम कहाँ हैं। तो हम कहाँ हैं? अप टू, अब देख लेते हैं अदर इनकम। यहां पे देखिए, तो प्लीज ये 2,40,00,000 आया, तो 111A वाली पे टैक्स कितना बैठा? 3 लाख। इसके अलावा एक सेकेंड, 112A पे कितना बैठा हमारा? 3,90,000। और अब 1,80,00,000 पे कितना टैक्स बैठेगा? 52,12,500। सरचार्ज क्या लगाएंगे? इस पर और इस पर। तो सरचार्ज की रेट क्या रहेगी अबव 2 करोड़ पे पहुंचने पर? जरा वापस आइए। अबव 2 करोड़ पे जैसे ही पहुंचेंगे, इन दोनों की सरचार्ज रेट क्या होगी? 15%। और अदर इनकम का देखो, अदर इनकम कितनी? 1,80,00,000। तो इस पर भी क्या रहेगी? 15%। तो टोटल पे सरचार्ज कितना लगेगा इस समय? एट द रेट ऑफ 15%। एग्जाम्पल नंबर 4 से बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, ये 20 लाख है, ये 40 लाख है, और ये 2,40,00,000 है। कितना हो गया? 3 करोड़। 3 करोड़ इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अबव 2 करोड़। और इस कंडीशन पे अब क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करिए। 111A का टैक्स कितना होगा? 3 लाख। 112A का टैक्स कितना होगा? 390। अदर इनकम का टैक्स कितना होगा?
239 का 30%, कोई बच्चा कैलकुलेशन करिए, बताइए अदर इनकम का टैक्स कितना होगा? 2,39,00,000 का 30% और 1,12,500, 69 लाख 69 लाख पूरा? नहीं, प्लस 1,12,500। पूरा ही बताते, 70,12,500। नाउ अब जब टैक्स का जोड़ने का नंबर आएगा 77,02,500 पे, तो जब सरचार्ज जोड़ने का नंबर आएगा तो हम कहेंगे अब सरचार्ज क्या होगा, क्योंकि ये कौन सी इनकम का केस है? अबव 2 करोड़। अबव 2 करोड़ अगर इनकम है हमारी, तो ये तो मैक्सिमम 15 ही रहेगा, और अदर इनकम कहां पहुंच गई? 225, तो उस पे 25 लगेगा। तो अब जरा देखिए, ये दोनों तो 690 पे तो कितना टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा 15, और इस पर 70,12,500 पर, इस पर कितना टैक्स लगेगा? 20, सरचार्ज कितना लगेगा? 25%, बिकॉज अदर इनकम कितनी थी हमारी? 25%। 2 करोड़ से ज्यादा। तो मेरी बात समझिए, ये 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता 111A और 112A। अब अगर आपका केस 50 लाख से 1 करोड़ में है, तो आप ज्यादा दिमागी मत लगाइएगा, जो भी टैक्स आया उस पर 10% लगा दीजिए। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टोटल इनकम बन रही है, तो कोई दिमाग मत लगाइए, जो भी टैक्स आया उस पर 15% लगा दीजिए। बट अगर किसी भी वजह से आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम आ रही है, तो आप 111A और 112A पे तो 15% ही लगाइए, और बाकी जो भी बचा उस अदर इनकम को देखिए वो किस जगह फॉल कर रही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बताना है बस तुम्हें मुझे। ये तो हो गया मेरा 90 लाख, ये हो गया मेरा 80 लाख, और ये हो गया मेरा 40 लाख। तो अगर हम यहां देखें तो ये केस क्या हो गया? अबव 2 करोड़ 10 लाख का हो गया। अबव 2 करोड़ 10 लाख हो गया, तो ये दोनों तो किस रेट में जाएंगे? अबव 2 करोड़ हो गया तो 15%। अबव 2 करोड़ होने का मतलब ये दोनों तो किस में जाएंगे? हमेशा ही 15% पे। इस पे जो भी टैक्स आएगा उस पे 15% सरचार्ज लगेगा। और अदर इनकम क्या हो गई? अब अदर इनकम का क्लासिफिकेशन होगा अप टू 2 करोड़। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है 50 लाख से नीचे है या क्या है, ये 10 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकती है। इस पे भी रेट क्या रहेगा? अगर ये अप टू 2 करोड़ है तो 15%। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अदर इनकम हमारी 2 लाख है, 1 लाख है, 40,000 है, 10,000 है, 5,000 है। इसकी रेट टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर निकल गई तो ये दोनों तो 15% रहेंगे, और ये अप टू 2 करोड़ कुछ भी हो, चाहे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, इसका रेट क्या रहेगा? 15%। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। अब जरा देखते हैं आईसीएस स्टडी मैट ने क्या दिया। जो सीएस के अनामिका मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा स्टडी मैट। जरा देखिए, सरचार्ज वेयर टोटल इनकम, सही भी होता है, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A एंड 112A एक्सीड्स 50 लाख बट अप टू 1 करोड़। देखिए अगर 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सरचार्ज रेट क्या रहेगी? 10%, बिना दिमाग लगाए। 1 करोड़ से 2 करोड़ में रहेगी तो बिना दिमाग लगाए 15%। लेकिन अगर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है टीआई, तो वो क्या कहते हैं? रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ 111 एंड 112A, ये तो 15% ही रहेगा। और जो अदर इनकम है, अदर इनकम यानी एक्सक्लूडिंग 111A 112A, अगर ये 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%। अगर ये अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। और ये अदर इनकम अगर थर्ड और फोर्थ में कवर नहीं होती यानी अप टू 2 करोड़ है तो क्या रहेगा? 15%।
नाउ माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल लिखा हो तो मैंने इजी लिखवा दिया है। अब आप जरा एग्जाम्पल देखिए। ST111A 30 लाख, 112A 25 लाख और ये 40 लाख। 40, 65 और 30, 95 लाख हो गया, यानी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। तो ओवरऑल सरचार्ज रेट क्या रहेगा? 10%। 60, 1, 10 और 65, 1 करोड़ 75 लाख हो गया, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। तो ओवरऑल रेट क्या रहेगा? 15%। 54, 55 और 3 करोड़। तो दिस इज द केस ऑफ 4 करोड़ 9 लाख। 4 करोड़ 9 लाख यानी अबव 2 करोड़ हुआ। तो इन दोनों पे जो टैक्स निकलेगा उसका रेट तो क्या रहेगा? 15%। और जो अदर इनकम है, ये अदर इनकम किससे ऊपर निकल गई? 2 करोड़ से ऊपर। तो इस पर रेट क्या रहेगा? 25%। 50, 65 और 6 करोड़, इन दोनों का तो रेट मैक्सिमम कितना रहेगा? 15%। और ये 5 करोड़ से ऊपर निकल गई, इसका रेट रहेगा 37%। 60, 55 और 1, 10, तो ये कितना हो गया? 2 करोड़ 25 लाख, यानी अबव 2 करोड़ है। तो मैक्सिमम ये तो 15% रहेगी। और अदर इनकम क्या है? 1 से 2 के बीच में। तो इसका रेट भी कितना रहेगा? 15%। बताइए, इतनी बात में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। मैंने जो 4 एग्जाम्पल लिखाए हैं, 5, अगर वो किसी का रह गया तो मैं दोबारा नोट करवा देता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, कपिल, sir. रोशनी, 1+70, रोशनी, Yes, sir. ठीक है। ऋषभ गर्ग, जी sir. ऋतिक, सबको क्लियर है? ठीक है। तो आप इस तरीके से ना करके मेरा वाला एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, और आपने सब चार्ट नोट कर ही लिया होगा, उन पे निकाल लीजिएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपको करनी है, एंड आई होप कि एग्जाम में पूछी जाएगी। अदर अबव 2 करोड़ होने पे अदर इनकम 2 लाख भी है, 5 लाख भी है, तो भी उस पर 15% सरचार्ज तो निश्चित आएगा, क्योंकि अप टू 2 करोड़ तक पे मतलब 10% तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि अप टू 2 करोड़ पर डेफिनेटली आता है। देन अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा रहेगा पीजीबीपी। पीजीबीपी पीजीबीपी में अमेंडमेंट के लिए क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है? आपको देखिए, ऐसा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डाउन हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लेके आई, फाइनेंस एक्ट ने नोटिफिकेशन लेके आई 20 सितंबर 2019 को। और उन्होंने ऑटोमोबाइल्स की सेल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा 23 अगस्त 19 से लेके 31 मार्च 20 तक जो भी गाड़ियां खरीदी जाएंगी उन पर डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड वो पुट टू यूज भी इसी पीरियड में हो जाए। दोनों चीजें इस पीरियड में होंगी, एक्वायर्ड भी एंड पुट टू यूज भी। अगर इस पीरियड के बीच में हो गई तो जो आप ओरिजिनल डेप रेट याद रखते थे कार वगैरह से रिलेटेड, वो नहीं रहेगी, उससे ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा देखिए, जो जनरल कार्स हैं आपकी, उन पर रेट क्या था? 15%, जो हो जाएगा 30% अगर इस पीरियड में कार खरीदी भी और पुट टू यूज करी। और जो मोटर बसेस, लॉरीज, टैक्सीज थी, उन पर जनरल रेट था 30, विच वुड बी इंक्रीज, विच वुड बी 45%, यानी 15% एक्स्ट्रा डेप रेट दिया गया। तो अब जरा मैं इसे ऐसे क्लासिफिकेशन करूंगा, 1 अप्रैल 19 से लेके हमें कब तक गाड़ियां थी? 31 मार्च 20। इस बीच में 23 अगस्त 19 आया। इस बीच में 4 अक्टूबर 19 भी आया, अभी पूछूंगा क्यों। और 31 मार्च 20, और ये एक, हम नॉर्मल कार की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कार का रेट क्या था हमारी नजर में? 15%। एक कार हमने यहां खरीदी 10 लाख की, बताइए उसकी रेट क्या होगी? 10 लाख की कार खरीदी यहां से यहां के बीच में, तो जनरल रेट ही रहेगी, 15%. दैट इज 15%। इतना सोच के जवाब देने ना देके जल्दी करिए। हमने एक कार खरीदी यहां से यहां के बीच में और पुट टू यूज करी 10 लाख की,
व्हाट वुड बी द रेट? 30%. एक कार हमने यहां से यहां के बीच में खरीदी और पुट टू यूज करी, ये भी 10 लाख की थी। ये क्या है? ये 4 अक्टूबर 19। लीप ईयर है, 180 डेज से अगर कम यूज होगी तो क्या माना जाएगा? डेप रेट क्या हो जाएगा? हाफ। तो एक कार मैंने खरीदी 4 अक्टूबर के बाद, यानी 5 अक्टूबर को खरीदी 19 को, और पुट टू यूज भी कर ली, तो इस पे ओरिजिनल डेप रेट क्या होना चाहिए था? 7.5. नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल नहीं, मतलब अब आज की डेट में एप्लीकेबल डेप रेट क्या था इसका? 30%. 30। तो क्या हो जाएगा? 15। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, ये डेट्स नोट कर लीजिएगा। दिस इज फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, फोर्थ डेट। नॉर्मल कार 15%, इसी साल के लिए स्कीम थी। अब आ जाइए टैक्सी पर। टैक्सी, टैक्सी का केस ले लेते हैं। डेट से यही है, 10 लाख की टैक्सी। व्हाट इज द ओरिजिनल रेट? 30%। फिर इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में फिर एक 10 लाख की टैक्सी खरीदी, कितना टैक्स लगेगा? 45%। और फिर उस बीच से उस बीच में एक 10 लाख की टैक्सी खरीदी और पुट टू यूज करा, तो रेट क्या हो जाएगा? 22.5%. बहुत खूबसूरत, ये पॉइंट है। अच्छा, खरीदी यहां और पुट टू यूज यहां करा, तो रेट क्या होगा? परचेज करा यहां और पुट टू यूज करा यहां। डेप रेट किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? पुट टू यूज के Put to बेसिस पे। use. तो डेप रेट ये वाले लगेंगे। समझ में आया कुछ? क्या कॉन्सेप्ट है ये? प्लीज साथ साथ नोट करते रहिएगा, वरना समझ नहीं आएगी अमेंडमेंट। कर लिया आप लोगों ने नोट? बढ़ू मैं आगे? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा ये कहानी इन्होंने लिखी कि मोटर बसेस लॉरी ये वो 30 थी 45 हो गई, और 15 थी 30 हो गई, और इनकी डेट दी। बट इस बीच में इस वाली डेट का कोई जिक्र नहीं था, ये लीप ईयर था 4 अक्टूबर 19। ये मैंने अपना दिमाग लगा के ऐड किया है, ये मैंने अपनी क्रिएशन आपको दी है। ये भी एंड हो गया। कैपिटल गेन चैप्टर पे आ जाए। पीजीबीपी में बस यही अमेंडमेंट थी। कैपिटल गेन बच्चों, कैपिटल गेन में कुछ नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको पता है कितना हो गया? 289। खत्म। क्लियर? नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इस पे भी एक नोटिफिकेशन से इंसर्शन हुआ। एक्चुअली में दिल्ली में इलेक्शन थे इस साल, तो दिल्ली में ना बहुत अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, जिन्हें एमसीडी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। बट वहां पर लोगों के पास पोजीशन है, वहां की भी रजिस्ट्रियां होती है, सेल डीड वगैरह होती हैं, बट गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा उन कॉलोनीज को। और एमसीडी कभी भी आकर उन्हें गिरा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा दिल्ली में बहुत सारी अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज हैं। जब इलेक्शन आने वाले थे तो बीजेपी ने एक दांव खेला और बीजेपी ने कहा कि जितनी भी दिल्ली में अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज हैं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? आज पता नहीं इंटरनेट का बड़ा इशू आ गया, एक सेकंड वेट करो। तो क्या करा एमसीडी ने? अभी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर। एमसीडी ने क्या किया कि एमसीडी ने दिल्ली में जितनी भी इरेगुलर कॉलोनीज थी, बीजेपी ने क्या दाव खेला? बीजेपी ने बोला जितनी भी इरेगुलर कॉलोनी है, इलेक्शन से पहले ये बोला कि हम उसे रेगुलराइज कर रहे हैं, और वहां पर अब आप आसानी से सेल परचेज और सारी चीजें कर सकते हैं, और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उसे कभी भी तोड़ेगा नहीं और उसे कभी भी इलीगल नहीं कहेगा। तो ऐसी कंडीशन पे जैसी वो रेगुलराइज हुई, तो अब एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि
लोगों के पास जो भी था, जो भी वहां रह रहे थे, उनके पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट था जिसके बेसिस पे वो रह रहे थे, से रजिस्ट्री थी। इस रजिस्ट्री की कीमत डेफिनेटली कम थी। देखिए, आप मेरे से ऐसी कॉलोनी में जगह ले रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आप मुझसे सस्ता कंसिडरेशन देंगे या प्रॉपर कंसिडरेशन देंगे? सस्ता। सस्ता। तो मान लीजिए यहाँ 50 लाख की जगह थी, तो आपने उससे 20 लाख में ले ली। क्यों? क्योंकि आपको डर यह है कि एमसीडी से कभी भी आके तोड़ सकता है। यानी इसका सर्किल रेट था 50 लाख और आपके पास डॉक्यूमेंट में आपने रजिस्ट्री करा ली 20 लाख की। अब गवर्नमेंट ने इसे रेगुलराइज्ड कर दिया। जैसे ही गवर्नमेंट ने इस कॉलोनी को रेगुलराइज किया, तो उन्होंने कहा जिस पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास लाए और हम जो है इसको रेगुलराइज कर देंगे। इन दैट केस आज लीगल ओनर किस दिन बन रहे हैं? जिस दिन एमसीडी इसे रेगुलराइज कर रही है। बट उस दिन आपके पास रजिस्ट्री कितने की है? 20 लाख, और सर्किल रेट कितने का है? 50 लाख। तो लोगों को एक डर ये हुआ कि गवर्नमेंट रेगुलराइज तो कर रही है, बट ऐसे में हम लीगल ओनर किस दिन बनेंगे इसके? प्रैक्टिकली जिस दिन इसे रेगुलराइज किया जाएगा। उस दिन सर्कल रेट है 50 लाख और हम किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ओनर बन रहे हैं? रजिस्ट्री 20 लाख की है। कंसिडरेशन अब देना नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो ये इम्प्रॉपर कंसिडरेशन 56(2)(10) में लिखा हुआ है कि 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर से अगर ज्यादा का डिफरेंस होगा तो वो दैट वुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो टोटल इनकम। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम किसी भी एमसीडी की दिल्ली की कॉलोनी को जो इरेगुलर है उसको रेगुलर कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट आप दिखाइए और हम आपको लीगल ओनर का दर्जा देंगे, और उस दिन अगर कोई सर्कल रेट और आपकी स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि डेफिनेटली आपने ये सस्ता खरीदा होगा, इनका कोई डिफरेंस होगा, तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको कोई भी 56(2)(10) के अंदर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं देनी है। तो प्लीज जरा समझिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 यूएसी में प्रोवाइड किया कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) shall not apply to any movable property being land or building or both received by a resident of an unauthorized colony। आप अनऑथोराइज कॉलोनी में रह रहे थे, ओनर नहीं माने जाएंगे आप, क्योंकि वो तो अनऑथोराइज्ड है, रेजिडेंट है, इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, where the central government by notification in official gazette regularize the transaction of such immovable property based on the latest power of attorney, agreement, sale, will, possession letter और other document। जो भी आपका डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट ऑफ सेल आपके पास है, उसके बेसिस पे हम इसे रेगुलराइज कर रहे हैं। बट रेगुलराइज कर रहे हैं तो आपके पास जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और ये सब है, ये तो है 20 लाख रुपए का, और आज की डेट में सर्कल रेट है 50 लाख। अब आपने सस्ता क्यों खरीदा था? क्योंकि ये रेगुलर कॉलोनी थी, आज हो रही है रेगुलर, बट अब आपको किसी को कुछ देना तो है नहीं। तो गवर्नमेंट कहीं ये ना कहते कि हम इतने के डिफरेंस को, क्योंकि आप सर्किल रेट से कम के खरीदे हुए, हम इतने को हम क्या मान लेंगे इसे? 56(2)(10) में हम इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्स करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ कंसिडरिंग इसको जो है, इस पर ये 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सिंपल है और बिल्कुल आएगा भी नहीं। इसमें रेजिडेंट का क्या मतलब है? जो लोग उस कॉलोनी में रह रहे थे। अनऑथोराइज कॉलोनी का क्या मतलब है? जो एमसीडी ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखी थी। और ये केवल किस यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, दिल्ली के लिए। तो दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी का एक दाव था, पर उस दाव में लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं हम इनकम टैक्स में टैक्सेबल ना हो जाए, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। सिंपल, आई डोंट थिंक इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस प्रोविजन यू कैन आस्क। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, आप इरेगुलर कॉलोनी में ए ने बी से 20 लाख में एक जगह खरीद ली। नाउ ए इज हैविंग द possession letter or sale deed of 20 lakh rupees, but that is not recognized in the eye of the law. Right now law is recognizing that person on the basis of that document कि भाई आप इसके ओनर बन रहे हो। तो अब आज की डेट में जब हम ओनरशिप दे रहे हैं तो सर्कल रेट इज 50 लाख एंड यू आर बिकमिंग द ओनर ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ 20 लाख रुपीज। So the difference of 30 lakh rupees is the improper consideration, and on the basis of that improper consideration you will be liable to be taxed under section 56(2)(10। but ये हार्डशिप हो जाती तो बीजेपी का एक दाव इधर चलता, बट दूसरा से गड़बड़ हो जाती। सो बीजेपी हैज, मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has given issued a notification that this transactions are not covered under 56(2)(10। तो इस improper consideration को taxable नहीं किया जाएगा। Now if you have any query please ask। No, sir. क्लियर है?
सिर्फ अनुष्का, अनामिका और हिया को कुछ क्वेरीज नहीं होती हैं, बाकी बच्चों को पता नहीं क्या होता है, बाकी बच्चे मौन व्रत धारण करे हुए हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। रिलेटेड टू दिस ओनली? हाँ जी सर, मतलब Yes. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली यू कैन आस्क द क्वेरी। हाँ सर, इसी टॉपिक में मेरे को डाउट है कि अगर हम आगे जाके इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, yes definitely you will get the capital gain because you have paid तो only वो 20 लाख माना जाएगा 50? हाँ नहीं, देखिए 50 lakh is the circle rate that is ignorable right now. You had acquired this property after paying 20 lakh rupees, so your cost of acquisition is 20 lakh, and after 2 3 5 years if you sold it at 1 crore rupees, so difference between 1 crore and 20 lakh is the capital gain. ठीक है सर, समझ I गया। think so this is your query है ना? yes, और कोई क्वेरी है? बाकी हमारे जो मौन बच्चे हैं, मौनी, उन लोगों को नहीं कुछ सर। समझ में आया नहीं आया? कपिल, अगर तुमने मौन व्रत रखा हुआ ICI पास होने के लिए, ऋतिक तुमने रखा हुआ है, तो प्लीज इस मौन व्रत को इस क्लास में तोड़ दो मेरे भाई, जिससे मुझे नहीं आ गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत सारे सेक्शंस थे जहां उन्होंने बोला था कि 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बैंकिंग चैनल से करना पड़ेगा। क्या बोलते थे वो कि बैंक टू बैंक, मतलब अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। तो उसमें बोला हुआ था अकाउंट पे ही चेक और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, है ना? तो ये हर जगह ये डेफिनेट था, अकाउंट पे ही चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और अदर मोड्स। किन किन सेक्शन में था? 35 AD में, 40 से 3 में 10,000 से ऊपर की पेमेंट या ट्रांसपोर्टर को 35,000 में, 43 1 में इफ यू एक्वायर्ड एनी एसेट, तो अगर 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। 44 AD के अंदर कि आपकी जो कैश रिसीट्स है उसमें वो जो नॉन कैश रिसीट है, बैंकिंग रिसीट है, उसमें 6% का एज्यूमिंग टैक्स रेट लगेगा। बट बैंकिंग रिसीट्स के अंदर क्या मानते थे? अकाउंट पे ही चेक से जो मिले, ECS के थ्रू जो मिले, और अदर मोड वहां लिखा था। 43 CA बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, 50 C, 56 2 10, इन सब जगह बच्चों ये ट्रांजैक्शन था। तो उन्होंने कहा अब इस अदर मोड को हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। इस अदर मोड के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, ये सब होगा। यानी आप इससे ले लेते हैं तो भी माना जाएगा, तो भी ये माना जाएगा कि आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करी। तो 10,000 से ऊपर का अगर किसी को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट या भीम से पेमेंट करते हैं तो इट्स ओके। नाउ माय डियर, आज कल था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कल निकला है 2 अक्टूबर। ये जो 2 अक्टूबर निकला है, इस दिन मुझे किसी से 40,000 रुपए का ऑनलाइन अमेजोन से पेमेंट करके कुछ मंगाना था। अब कल था बैंक हॉलीडे, या मुझे मिस्टर ए से कोई सामान खरीदना है। मिस्टर ए ने कहा पेमेंट करो, सामान लो। मैंने कहा पेमेंट, आप तो दिल्ली बैठे हैं, मैं पेमेंट कैसे करूं? उन्होंने कहा सर आप क्या करो, मुझे IMPS कर दो या नेट बैंकिंग कर दो या RTGS कर दो, NEFT कर दो, भीम कर दो, कुछ भी कर दो। मैंने कहा भाई आज तो छुट्टी है, 2 अक्टूबर, पहले बताइए अगर मैं IMPS मतलब बैंक फोन बैंकिंग यूज करते हो, IMPS करता हूं, तो डू यू थिंक कि मेरे अकाउंट से 40,000 डेबिट होके मिस्टर ए के अकाउंट में 40,000 क्रेडिट हो जाएंगे? डू यू थिंक सो? मौनी बच्चों आप यस बताओ। सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे, ठीक है। मौनी बच्चों आप बताओ। कपिल, ऋतिक, यस सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो अब तुम हो मौनी, जाएंगे सर। तो हो जाएंगे। तो अब बेटे एक ट्रांजैक्शन हम क्या बोला करते थे? हम ये ट्रांजैक्शन बोला करते थे कि अगर उस दिन बैंक हॉलीडे हो गया तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान है इसके कुछ एक्सेप्शंस हुआ करते थे, 48(3) में हमने बताए थे कि अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट से खरीद रहे हैं या उस दिन अगर बैंक हॉलीडे है तो आप कैश में पेमेंट कर दो। लेकिन अगर बैंक हॉलीडे है तो फर्क क्या पड़ रहा है? पेमेंट तो डेबिट हो रहा है। सो इसलिए एक अमेंडमेंट ये आया कि ये बैंक हॉलीडे वाला अब एक्सेप्शन नहीं रहा। ओके बैंक्स आर क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे, ये 40(3) वगैरह यहाँ से हटा दिए थे। तो 2 अमेंडमेंट्स आए। पहला एक तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, क्या क्लैरिफाई कर दिया कि अदर
मोड्स के अंदर क्या क्या शामिल होगा। और एक 40A(3) के अंदर उन्होंने एक्सेप्शन दिया था कि यू कैन मेक द पेमेंट अबव 10,000 इन कैश इफ द डे ऑफ पेमेंट इज द पब्लिक हॉलीडे, दैट इज बैंक हॉलीडे। बट राइट नाउ बैंक हॉलीडे का कोई मैटर नहीं रहा है, यू कैन मेक द पेमेंट through bank, so this is omitted in 48(3). so this can be asked in your exam or this can be asked in MCQ. कोई डाउट? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। नाउ TDS। अच्छा, ये टोटल 12 पेज की अमेंडमेंट है बच्चों। सो प्रोबेबली वी आर ऑन 7। सो अब एक TDS से कनेक्टेड दो प्रोविजंस हैं। वन जो हमारे ये वाला करंट बैच है, इस बच्चों ने मेरे 3 TDS के लेक्चर्स होने थे, 2 TDS के बाद कोई भी बच्चा आया नहीं था, इसलिए 3rd लेक्चर पेंडिंग हो गया था, विच आई एम गोइंग टू टेक टुमारो एट 11 o'clock। ठीक है, सो अगर इसमें भी कोई नहीं आया तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। अच्छा, अब 2 TDS के प्रोविजन है, 194N एंड 194M। ये दो नए अमेंडमेंट है। 194N की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए, भारत सरकार कहती है कि हमें डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब होता है बच्चों वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एनी पर्सन अगर कोई भी बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिसका काम बैंकिंग है, या पोस्ट ऑफिस से, अगर 1 साल में अबव 1 करोड़ रुपीस विड्रॉ करता है कैश में, तो ऐसे पर्सन पर एक TDS काटेगा। TDS हमेशा कौन काटता है, पेयर या पेई? पेयर। तो पेयर कौन है यहाँ? जैसे यस, बैंक ये TDS काटेंगे, बैंक ये TDS काटेंगे। अगर कोई पर्सन, TDS का रेट रहेगा 2%। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का पेमेंट निकालते हैं, सर मैंने 1 करोड़ 1 लाख निकाला, मुझे TDS कितने पे काटेगा मेरा बैंक? मेरा 1 लाख। 1 लाख पे, क्योंकि मैं तो निकालता आ रहा हूं। बट ये प्रोविजन आया था हमारा 30 सितंबर को। ये प्रोविजन, ये जो आया था, ये सॉरी 31 अगस्त को, मतलब 1 सितंबर से लागू होना था। सो 1 सितंबर तक अगर आप 5 करोड़ निकाल चुके हैं और 1 सितंबर को आप 1 लाख निकालने जा रहे हैं, बताइए उस 1 लाख पे TDS कटे? पहले बताइए, उस 5 करोड़ पे कटा होगा TDS या नहीं? 1 सितंबर 19 से इट वाज एप्लीकेबल। नहीं कटा होगा। नहीं कटा होगा, यानी उस 5 करोड़ पे तो नहीं कटा होगा ना। 1 सितंबर 19 को यू आर विड्रॉइंग 1 लाख रुपीस, whether bank would be liable to deduct TDS or not? Yes. Yes, because the limit is of 1 year. 1 year में अगर आप above 1 करोड़ लगाते हैं, but rate of TDS is applicable, the provision of TDS is applicable from 1st September. So before 1st September, if you have withdrawn 5 crore rupees, so the TDS provision were not applicable at that time, so आप पे TDS नहीं लगा। But जैसे ही आप 1st September को 1 लाख निकालते हैं, तो वो कहते हैं overall in the year what you have withdrawn, that is 1 crore 1 lakh rupees. So in 1 year 1 करोड़ से एक्सीड हो गया, सो 1 लाख रुपए पे 2% का TDS एप्लीकेशन रहेगा। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस निकालेंगे। बिकॉज लोग क्या करते हैं, देखो नंबर 1 में रिसीविंग आई, अब उन्हें खर्चे दिखाने हैं, बोगस खर्चे दिखाने हैं, तो वो क्या करते थे, कैश में पेमेंट निकाल लेते थे और ऐसे दिखा देते हैं कि साहब हमने लेबर को दिया, इसको दिया, उसको दिया। तो गवर्नमेंट इन पे आई रखना चाहती है कि भाई आप कितना कैश निकालते हो। नाउ पंजाब नेशनल बैंक में मेरे 2 खाते हैं, एक सेविंग एक करंट। मैंने इससे 40 और इससे 80 निकाले, दोनों अलग अलग खाते हैं, बट पैन नंबर मेरा ही है। बोलो पीएनबी इस पर TDS लगाएगा या नहीं लगाएगा? नहीं सर लगाएगा। यार बैंक तो एक ही है ना, पैन नंबर भी एक ही है ना, लगाएगा इसमें। पीएनबी मुरादाबाद, पीएनबी लखनऊ। हमने कहा हिया जी लखनऊ है, तो ये इनकी गारंटी लगवा के हमने यहाँ पे एक अकाउंट खुलवा लिया, और मुरादाबाद में आप सारे लोग हैं, आपकी गारंटी लगवा के अकाउंट खुलवा लिया। अब यहाँ से हमने 40 निकाले, यहाँ से 80 निकाले, बताइए TDS कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा। यस
कटेगा बैंक एक, पैन नंबर एक, राइट। पीएनबी यहाँ पे मेरे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन से आए 180 लाख, बैंक टू बैंक आया, अभी टीडीएस का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा यार 180 लाख को निकालूंगा तो टीडीएस कटेगा। मैंने एसबीआई में एक खाता खोला, यहाँ पे 90 ट्रांसफर कर दिए अपने खाते में, अब यहाँ 90 रह गए, यहाँ 90 रह गए, इसे भी निकाल लिया, इसे भी निकाल लिया, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे कटेगा भैया? ये एक असेसी, क्या इस असेसी को पता है इस असेसी ने भी मुझे पेमेंट की है? इस असेसी के हिसाब से मैंने कितना कैश विड्रॉ किया है? 90 लाख। पेयर और रिसिपिएंट, यहाँ अलग पेयर और रिसिपिएंट। इसको एसबीआई को पीएनबी के ट्रांजैक्शंस का आइडिया है? नहीं, तो ऐसे में नो टीडीएस, गॉट इट। तो एक बैंक से कितना भी मैं मल्टीपल अकाउंट से इन एग्रीगेट अगर 1 करोड़ से ऊपर निकालता हूँ 2% टीडीएस लगेगा। सर मैं कौन हूँ? मैं विदेशी व्यक्ति हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? यस। इस समय ठीक है जी, आगे चले। तो ये 194N है। तो कैश विड्रॉल पे लगता है बच्चों, और कैश विड्रॉल पे ये कटेगा। और ये किसको दे रहे हैं आप? ये बैंक, ये 2% रेट है। और ये किस पे लगेगा? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस जो दे रहे हैं इन कैश, जो कैश में दे रहे हैं, एग्रीगेट यानी सबका मिलाना पड़ेगा। टू एनी पर्सन, रेजिडेंट प्रेसिडेंट कुछ नहीं है, 1 और मोर अकाउंट। ओहो, जो बात सारी हमने थ्योरी सुनी वो सब यहां आ गई। ठीक है, किस दिन से एप्लीकेबल है? 1 सितंबर से। 1 सितंबर। ठीक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500% नोटिफाई कर दिए हैं उन पर टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे बैंक को पेमेंट कर रहा है, मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से। डिस्टर्बेंस आ रहा है, 1 सेकंड रुको। बैंक अगर बैंक को पेमेंट कर रहा है, बैंक अगर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, बैंक टू बैंक पेमेंट हो रही है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पेमेंट हो रहा है, या एटीएम ऑपरेटर्स को पेमेंट हो रहा है, या कोई और पर्सन है जिनको नोटिफाई कर दिया, तो टीडीएस नहीं काटेगा। कैश में अगर इन लोगों को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस नहीं काटेगा। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, 194N वाला सर पेमेंट कितने दिन में जमा करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपके में दिया नहीं है, बस दैट्स इट। बस आपको इतना ही प्रोविजन ध्यान रखना है कि 2% का टीडीएस कटेगा और हर पर्सन पे कटेगा। नाउ एक आया 194M। देखिए 3 सेक्शन थे हमारे, 194C, 194H, 194J। ये कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, ये ब्रोकरेज वगैरह का पेमेंट है, और ये प्रोफेशनल फीस का पेमेंट है। इन तीनों में इंडिविजुअल या एचयूएफ तभी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस होते थे जिस समय उनका पिछले साल वो टैक्स ऑडिट 44 AB में ऑडिट होता था, ऑडिट हुआ होगा। इंडिविजुअल या एचयूएफ। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल या एचयूएफ थे। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। तो इन लोगों को उसी समय पेमेंट करना होता था, मतलब टीडीएस काटना होता था जिस समय लास्ट ईयर ये टैक्स ऑडिट के दायरे में आते थे। सो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते, वो कितनी भी प्रोफेशनल फीस दे देते थे या ब्रोकरेज दे देते थे या ये सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स कर देते थे, और इन पर कोई टीडीएस एप्लीकेशन नहीं होती थी। बट गवर्नमेंट मानी नहीं, और गवर्नमेंट ने कहा हम इन 3 प्रोविजन से जो इंडिविजुअल एचयूएफ बच गए उनके लिए 194M बना देते हैं। यानी ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, वो अगर 194C, H या J की पेमेंट करते हैं अबव, और ये भी 1 सितंबर 2019 से है, अबव 50 लाख, लेकिन किसको पे कर रहे हैं?
टू एनी रेजिडेंट। देखो बैंक वाले ने किसी को भी पेमेंट करा था, लेकिन ये इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ किसको पेमेंट कर रहे हैं? रेजिडेंट को। कौन कौन सा पेमेंट कर रहे हैं? कमीशन का, कॉन्ट्रैक्ट का, या फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस का। और ये कौन से वाले इंडिविजुअल एचयूएफ हैं? जो सीएच और जे में नहीं आते थे, यानी टैक्स ऑडिट नहीं होता था। पेमेंट किसे कर रहे हैं? टू अ रेजिडेंट। अबव कितना? 50 लाख। तो रेट ऑफ टीडीएस है 5%। बोलो कोई समस्या है तो? नो सर। सर जो टीडीएस काटेगा उसे टीडीएस कब जमा कराना है? जिस महीने टीडीएस काटेगा उस महीने के एंड से 30 दिन के बाद। जैसे मैंने आपका साहब, अच्छा सर मुझे टीडीएस कब काटना है? टीडीएस काटने का क्या होता है? ड्यू और पेमेंट, यानी क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जिस महीने भी मैं टीडीएस काटूंगा उस महीने के एंड से 30 दिन के अंदर आई हैव टू डिपॉजिट इट टू द डिपार्टमेंट। और उस जैसे ही मैं डिपॉजिट करूंगा, जो महीना मेरा ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट है उससे 15 दिन के अंदर मैं आपको उसकी रिटर्न फाइल करके उसका सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो टाइम लिमिट टीडीएस जमा करने की विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें टीडीएस काटा। और 26 क्यूडी एक फॉर्म है, यही फॉर्म चालान कम रिटर्न है। भाई इंडिविजुअल एचयूएफ ने काटा तो यही चालान है और यही रिटर्न है। जैसे यानी वो जमा भी 26 क्यूडी के थ्रू कराएगा और जैसे ही जमा कराएगा यही मान ली जाएगी ये इसकी रिटर्न है। ठीक है, इसका वो पेई को एक सर्टिफिकेट देगा कि मैंने आपका जमा करा दिया। फॉर्म नंबर 16D कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज। कहां से? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट। कोई एक्स्ट्रा रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो 194M किसको लगता है? पेमेंट टू रेजिडेंट पर। और 194N क्या लगता है? पेमेंट टू एनीवन पे। 194N कैश विड्रॉल पे है, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तभी टीडीएस कटेगा। 194M जनरल टीडीएस का प्रोविजन है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बोलो कोई डाउट है तो? नो सर। नाउ अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है एंड इफ यू डोंट हैव द पैन नंबर, देन गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 सितंबर के बाद अगर आप विदाउट पैन नंबर हैं तो भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट यू हैव टू कोड दी आधार नंबर। आपको अपना आधार नंबर कोड करना पड़ेगा और उस आधार नंबर की मदद से जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे हम ये मान लेंगे कि आपने पैन अप्लाई कर दिया और वी विल इशू योर पैन। समझ में आया? मतलब आप मेरे पास आए, बोले सर मुझे पेन नहीं है, मैं बोलूंगा आधार निकाल। आपने आधार निकाला, मैं वो आधार नंबर डालूंगा और आधार नंबर से आपकी रिटर्न फाइल कर दूंगा। और जैसे ही मैं रिटर्न फाइल करूंगा गवर्नमेंट आपसे कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। एंड जो गवर्नमेंट पे आधार में आपके सारे डॉक्यूमेंट है, आपका रेटिना पेटिना उंगलियों के निशान पेशान सब है, तो गवर्नमेंट विल इशू द पैन नंबर। अदरवाइज आप पैन अलॉट कराने जाते हैं तो फोटो ये वो सब होता है। आधार में बहुत गंदा फोटो आता है और वही पैन नंबर में भी वही फोटो आ जाएगा आपका। सो अगर इफ यू डोंट हैव पैन नंबर और आप रिटर्न आधार से भरना चाहते हैं आप भर देंगे, बट आधार कार्ड के साथ ही जो है आपका वो रिटर्न जैसी भरेंगे वही माना जाएगा एप्लीकेशन ऑफ पैन है और आपका पैन इशू हो जाएगा। सो ये जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैन में जो आइडेंटिटी एड्रेस और ये सब लगाना होता है, ये सब नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप पे पेन नहीं है लेकिन आप आधार पजेस करते हैं और आप इंटीमेट करते हैं अपने आधार को इन लिeu ऑफ पेन की जगह पर रिटर्न भरने में, तो ये माना जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है पेन और अब आपको कोई डॉक्यूमेंट ये जो रूल 114 के जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए। ठीक है सर, मुझे वैसे ही पैन नंबर लेना है, सिर्फ आप अपना आधार नंबर दे दीजिए, 15 मिनट में आज की डेट में पैन नंबर मिल जाएगा। आप में से कितने बच्चों पे पैन नंबर नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। सब मेरे पास है। अच्छा, ये आपके पास नहीं है, आप अपना आधार नंबर दीजिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, 15 मिनट में आपको पैन नंबर मिल जाएगा, बट फोटो वही मिलेगी जो आपके आधार पे आई है। एंड आई थिंक कि वो फोटो बहुत अच्छी नहीं होगी, तो आप फिर दूसरा मेजर भी यूज कर सकते हैं जिसमें जो है बिना मतलब आधार दीजिए और अपनी फोटो एफिक्स करके दे दीजिए तो भी मिल सकता है आपको पैन। ओके सर। ठीक है जी। और तो अगर ये आप पे आधार पैन नंबर नहीं है तो क्या इस साल रिटर्न भर सकती हैं आप? हाँ सर, आधार कार्ड से। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर आप पैन अप्लाई के लिए कोई एप्लीकेशन भरेंगे, पैन ऑटोमेटिक मिल जाएगा? बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया, मैं समझाने में कामयाब हो गया। एक इसके अलावा पैन और आधार की लिंकिंग की एक डेट रखी थी, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपना आधार नंबर लिंक कर दें। आधार नंबर में आपका फोन नंबर लिंक है, तो
देखिए गवर्नमेंट कितनी चला के गवर्नमेंट बोल रही है आधार और पैन लिंक कर दो, और आधार में फोन नंबर लिंक है, तो आप जो ये शॉपिंग करते हैं इधर उधर कहीं से भी फोन नंबर से, और आप पॉइंट लालच कमाने के लिए करते हैं, गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो आधार और पैन की लिंकिंग की डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है, और गवर्नमेंट ने कहा है इट कैन बी डन बाय 31 मार्च 2021। बोलो बच्चों, ये खत्म हो गया अमेंडमेंट का। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। मेजर बात है जो हमने सरचार्ज की आपको लिखवाए हैं क्वेश्चन, दैट मे बी आस्क्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक जो मैंने कार का आपको चार्ट बनवाया है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो थ्योरी थी नॉर्मल। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर। ठीक है। नो सर। कल 11 बजे आप जीएसटी की अमेंडमेंट करना चाहते हैं या आप टीडीएस कंप्लीट करना चाहते हैं? सर पहले टीडीएस। सर पहले टीडीएस। दोनों लेक्चर जो मैंने टीडीएस के डाले हैं कल घोट के पी जाना, मैं कल में सब खत्म कर दूंगा टीडीएस, और परसों जीएसटी की अमेंडमेंट। ठीक है? ओके सर। यस सर। जीएसटी की अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आधे पौन घंटे में समझ में आ जाएगी। आज बड़ा अच्छा लगा, इनकम टैक्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था। और किसी को किसी कॉस्ट वॉस्ट में किसी में डाउट है? मेरा फाउंडेशन का बैच खत्म हो गया, बिल्कुल खाली हूँ। अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं जूम पे आपको पढ़ा दूंगा। बीच में हमारी 7-8-10 दिन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे, जिस वजह से हम रिकॉर्डिंग भेज नहीं पा रहे थे, करप्ट हो रही थी, इसलिए ऐसे क्लास लेनी पड़ी। अभी अगर कहीं पे डाउट है तो मुझसे जूम कर सकते हैं। अनामिका, आपको भी आ रहे होंगे क्वेश्चंस वगैरह, बेटा आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं इंडिविजुअली जूम कर सकता हूँ। अभी जो साहिबा और वो पुराना बैच है, वो बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं हमसे। अच्छा, कॉस्टिंग कैसा चल रहा है ये आप लोगों का? नहीं हो पा रही मैं, अभी बीच में मम्मी की तबीयत खराब थी तो थोड़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई थी, तो अभी वही सेकंड पेपर थोड़ा बाकी है तो वही कंप्लीट कर रही थी सर। प्लीज अब इस समय कंप्लीट कर लीजिए, और जहां पर भी आपको लगता है कि सर एक बार टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, आई कैन डू दिस। और ऋतिक और ये कपिल, अगर आप लोगों को इनकम टैक्स में कोई भी पॉइंट लगता है तो आप कर लीजिए, और जीएसटी Yes, की sir. जरूर ले लीजिएगा। अच्छा, Okay, मैंने sir. काफी सारे प्राइवेट Okay, मोड sir. डाले थे। अगर आपको लगता है कि कोई क्लास मुझे दोबारा भेजनी है, मुझे बोल दीजिए, मेरी यूट्यूब पे पढ़िए, 5 मिनट लगेंगे मुझे वो लिंक भेजने में आपके पास। Okay, sir. ओके सर। मैं इस समय सभी बच्चों को ईवे बिल की और उसकी क्या कहते हैं, जो हमारा वो आईटीसी है, उसकी प्राइवेट वाली क्लासेस सब अपलोड कर दे रहा हूँ। वहां से जरूर आएगा क्वेश्चन इस बार, आईटीसी एंड Okay, ईवे sir. बिल, राइट? Yes. तो कल फिर हम 11 बजे मिलते हैं टीडीएस में। ओके सर। चलो, Okay, 2 sir. क्लासेस शेयर कर रहा हूँ, वो प्लीज पहले कंप्लीट कर लें। Okay. ओके, बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय।